हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 5 हामिद खां पढ़ेंगे, जिसके लेखक के पॉटेकाट हैं। तो बच्चों, इस कहानी में हमें लेखक अपनी एक मित्रता की कहानी सुना रहे हैं, मित्रता की बात बता रहे हैं कि जब वे हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे तब उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जिनका नाम हामिद खां था, और पहली ही मुलाकात में उनसे उनकी गहरी मित्रता हो गई, जिसे वे आज भी याद करते हैं। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं और उनकी मित्रता की कहानी को जानते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। हाँ बच्चों, तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में एक शहर का नाम है ठीक है। तो लेखक जब समाचार पत्र पढ़ते हैं और एक खबर उन्होंने पढ़ी कि पाकिस्तान में के तक्षशिला शहर में आगजनी की खबर है। ठीक है, आगजनी मतलब कि जो उपद्रवी आग लगा देते हैं, कहने का मतलब कोई आतंकवादी या विद्रोही व्यक्ति आग लगा देते हैं जगह जगह पर। तो इस प्रकार की खबर उन्होंने पढ़ी समाचार पत्र में। तो ये खबर पढ़ते ही लेखक को अपना मित्र हामिद खां याद आ गया। ठीक है, जिससे उनकी मुलाकात पाकिस्तान के तक्षशिला में हुई थी। और ये खबर पढ़ते ही वे भगवान से विनती करने लगे कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा रहना, कि उनकी दुकान में आग न लगे। ठीक है। आगे लेखक बताते हैं कि अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब वे तक्षशिला के पौराणिक खंडर को देखने गए थे। ठीक है, पाकिस्तान में तक्षशिला के पौराणिक खंडर मतलब पुरानी टूटी फूटी इमारतें जो है उनको देखने वो गए थे। और बहुत ही ज्यादा कड़कड़ाती हुई धूप थी और साथ ही उनको भूख और प्यास भी लग रही थी, उससे उनका बुरा हाल हो रहा था। तो वे रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़े। ठीक है बच्चों, हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। हाँ, हस्त रेखाएं मतलब हाथों की रेखाएं। कभी आपने देखा हो बच्चों, या नहीं देखा तो अब ध्यान देना कि हाथ में जैसे बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं। ठीक है, उस प्रकार की वे बता रहे हैं कि हाथ की रेखाओं के समान फैली हुई गलियां थी और उनमें वो तंग बाजार। ठीक है, मतलब तंग सी गलियां, भीड़ी भीड़ी सी गलियां और उसमें बाजार। ठीक है, और जहां कहीं भी लेखक की नजर पड़ी वहां पर धुआं, मच्छर और गंदगी ही उनको दिखाई दी। कहीं कहीं पर तो सड़े हुए चमड़े की बदबू भी आ रही थी। और लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। पठान कौन होते हैं बच्चों? उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बस ये एक जाति है जिनको पठान कहा जाता है। तो वो बड़ी ही मस्त चाल से चलते हुए नजर आ रहे थे, मतलब उनको चारों तरफ पठान ही पठान नजर आ रहे थे। लेखक के कहने का तात्पर्य ये है। और चारों तरफ उन्होंने चक्कर लगा लिया लेकिन उनको कोई भी होटल नजर नहीं आया। फिर लेखक को अचानक से मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी, क्योंकि जैसा वो देख रहे थे, जिस जिस प्रकार की वो जगह थी, तंग गलियां थी, तंग बाजार थे, तो वहां पर होटल की क्या ही जरूरत होगी, ऐसा लेखक को मन में विचार आया। फिर अचानक एक दुकान पर उनकी नजर गई जहां पर चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी सी महक से लेखक के पांव अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए और अपने अनुभवों से उन्होंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। ठीक है, सो इसलिए उन्होंने मुस्कुराते मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर वे घुस गए। तो कहने का तात्पर्य लेखक ने ये बताया है कि मुस्कुराकर बोलना और मुस्कुराकर ही किसी की ओर देखना परदेश में सबसे ज्यादा काम आता है। ठीक है, बजाय कि किसी से अकड़ कर या चिल्ला कर बोलने के। ठीक है, तो लेखक ने भी यही किया। एक अधेड़ उम्र का पठान
जो कि अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। हाँ, जैसे ही लेखक इस दुकान के अंदर घुसा, उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का पठान, अधेड़ उम्र क्या होती है बच्चों? ढलती हुई उम्र, मतलब कि 50 से 60-65 की उम्र जो होती है, ढलती हुई उम्र, उसे अधेड़ उम्र कहते हैं। तो उस उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए हुए चपातियां बना रहा था। जैसे ही लेखक ने दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। ठीक है, जो आटे को बेल रहा था वो बेलना उसने छोड़ दिया। किसने? उस पठान ने। अधेड़ उम्र का जो पठान था, जो रोज चपातियां बना रहा था, उसने उसे बेलना छोड़कर और वो लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। ठीक है, तो लेखक ने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देख लिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो वैसा का वैसा ही रहा। चाहे लेखक ने मुस्कुराकर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कहने का तात्पर्य। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से लेखक को निहारे जा रहा था। ठीक है, इतने में ही लेखक ने पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा? धीमी सी आवाज में पूछा। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, कि चपाती और सालन मिलेगा, उस बेंच पर बैठ जाइए। सालन क्या होता है? वही सब्जी या गोश्त। ठीक है, गोश्त मतलब मीट। तो कोई भी रसेदार मसालेदार सब्जी, ठीक है, या फिर मीट वगैरह, तो वो है चपाती के साथ, मतलब सब्जी, तो ये मिलेगा। फिर लेखक बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा और दुकान के भीतर झांककर देखा जब, तो बेतरतीबी से लीपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियाल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हाँ, तो कैसी सी थी दुकान, जिसको पूरा लेखक ने चित्रात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने दुकान के भीतर झांका तो बेतरतीबी मतलब जिसमें कोई तरीका ना हो, मतलब बिना सलीके के, इस तरीके से आड़ा टेढ़ा ऐसे आंगन को लीपा हुआ था, और जो दीवारें थी उन पर पूरी धूल चढ़ी हुई थी। ठीक है, कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, और जिस खाट पर एक दड़ियाल मतलब दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे से तकिए पर कोनी टेकाकर हुक्का पी रहा था, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है ना। ये देखो, एक ये खाट पर ये हुक्का पी रहा है, गंदे से तकिए पर कोनी टेका है, और देखो दीवारों पर भी धूल सी चढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस तरीके की थी वो दुकान। ठीक है बच्चों, ओके। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। कहने का मतलब वो हुक्का पीने में इतना ज्यादा व्यस्त था कि उसे किसी का कोई होश नहीं था कि कोई आ रहा है, जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, नहीं, उसे किसी की कोई ना खबर ना कोई होश, वो सिर्फ अपने हुक्के में खोया हुआ था, हुक्का पिए जा रहा था। ठीक है। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। ठीक है, उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। किसने? वो अधेड़ उम्र के पठान ने। मालाबार के। लेखक ने क्या जवाब दिया? मालाबार के। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। तो जैसे ही लेखक ने ये कहा तो उसने कहा कि क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, लेखक ने ऐसा जवाब दिया। ठीक है, लेखक ने कहा कि हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? जैसे उसने कहा कि वो
भारत से आया है और हिंदू है, तो फिर वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक बोलता है क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। बेखटके मतलब निसंकोच, बिना किसी परवाह के, ठीक है, बिना कुछ संकोच किए कि हाँ ऐसा करें ना करें, वो चले जाते हैं। ठीक है, कि अगर अच्छी चाय पीनी हो और बढ़िया पुलाव खाना हो तो मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। ऐसा लेखक ने उसे जवाब दिया कि हमारे यहाँ ऐसा होता है। फिर वह लेखक की बात पर विश्वास नहीं कर पाया और फिर लेखक कहता है कि मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, लेखक ने बताया कि सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। ठीक है, ऐसा लेखक ने बताया कि जिस पहली मस्जिद का मुसलमानों ने निर्माण किया वो हमारे ही स्थान पर है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, मतलब सब मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है बच्चों, उसने लेखक की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? लेखक ने ऐसे पूछा। फिर वो क्या बोलता है, कहता है मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। मतलब इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि मुसलमानी होटल में खाना भी खाने चला गया था तो उसको यकीन नहीं आ रहा था इस बात का। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। हाँ, ऐसी बातें कोई भी बड़े फक्र के साथ मुसलमान से नहीं कहता इस बात को। ठीक है ना, तो इसलिए वो बड़ा ही हैरान हो जाता है। ठीक है, उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादें हैं। ठीक है, आतताइयों मतलब अत्याचार करने वाले। ठीक है, वो व्यक्ति बता रहा है कि कोई भी हिंदू ये सोचता है कि वे मतलब मुसलमानों के लिए जो वहाँ के थे कि वो आतताइयों की औलादें हैं, मतलब अत्याचार करने वालों की औलादें हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है, मतलब भाग्य है। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। फिर वो पूछता है आपका शुभ नाम? कौन पूछता है? लेखक। तो वो व्यक्ति बताता है हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। लेखक बताता है कि मैं इंतजार करने लगा जब तक वो सब्जी बन रही थी। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। पश्तो एक बहुत ही प्राचीन पुरानी भाषा है। उस भाषा में बोलकर उसको कुछ लाने को कहा, कुछ काम करने को कहा, आदेश दिया, तो वो दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा, पीछे की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। हाँ, कि दुनिया इतनी जालिम हो रही है कि शैतान को भी डर लगता है। ठीक है, और उसे भी लुक छिप कर जाना पड़ता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। बिल्कुल सही, कि हम अगर किसी का प्यार चाहते हैं, किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार चाहते हैं, तो हम किसी पर धौंस जमाकर या उसको मजबूर करके जबरदस्ती उससे अच्छा या प्यारा व्यवहार नहीं पा सकते। ठीक है, फिर वो कहता है आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं
और ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो वो जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था वो लेखक से बड़ा ही प्रसन्न होता है और कहता है कि आप मोहब्बत के नाते तो मेरे होटल में खाना खाने आए हैं बिना किसी भेदभाव के, और ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया। ठीक है, वो कहता है कि सब मिलजुल कर रहते तो कितनी अच्छी बात होती है ना। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। इसका मतलब वो उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध कर रहा है, कुछ स्पेशल मंगाया है। ठीक है, तभी वो एक लड़के को, एक छोकरे को पीछे की तरफ से भेजकर मंगवाए और चावल रखवा दिए। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से पेट भर खाना खाया। लेखक बता रहे हैं कि किस प्रकार से उस व्यक्ति ने, किसने, हामिद खान ने लेखक की खातिरदारी की। ठीक है, कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खान से पूछा। ठीक है, अब खाना तो उन्होंने पेट भर खा लिया, वो पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। हाँ, वो व्यक्ति हामिद खान कितना अच्छा व्यवहार करता है और कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। ठीक है, अब मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, ऐसा लेखक उनसे कहता है, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। ठीक है, वो पैसे नहीं लेना चाहता हामिद खान और लेखक देना चाहता है। तो यह कितना अच्छा व्यवहार है आपस में। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था, मतलब संकोच कर रहा था कि ले या ना ले। उसने वह रुपया लेकर सिर्फ मेरे हाथ में रख दिया। हाँ, उसने वापस लेकर के हाथ में रख दिया पैसा। और भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आप ही के हाथों में रहें। हाँ, 1 मिनट के लिए ले लेता है और फिर वापस उसको देता है, कहता है मैंने ले लिए खाने के पैसे, लेकिन मैं चाहता हूँ ये आपके हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं, कि जो उसकी मंजिल है वहां पर जब पहुंच जाए तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर पुलाव खा ले उसी पैसे से, और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। ठीक है, तो दोनों कितने ही अच्छे से एक दूसरे से व्यवहार कर रहे हैं। वहां से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया और उसके बाद उसने कभी हामिद खां को नहीं देखा। उसके बाद कभी भी हामिद खां को नहीं देख पाया। ठीक है, तक्षशिला के खंडरों की तरफ जाने के बाद जीवन में कभी नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। ठीक है, लेखक उसे हमेशा याद करता है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है, ऐसा लेखक बोलता है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक के भूखे को दोपहर में, हाँ लेखक कह रहा है कि मुझे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी शुदा मतलब भूख और तृप्त मतलब प्यास को, ठीक है, हाँ शुदा को तृप्त किया, मतलब भूख को तृप्त किया। ठीक है, भूख को मिटाया। और लेखक यही कहता है फिर भी कि उसकी दुकान बची रहे, और बस यही वो प्रार्थना कर रहा है। सांप्रदायिक दंगे क्या होते हैं? किसी भी संप्रदाय विशेष को लेकर जो किए जाते हैं, जैसे
धर्म आदि को लेकर। ठीक है, तो वो होते हैं सांप्रदायिक दंगे कि उसकी जो चिंगारियां हैं उसकी आग में हामिद की दुकान नहीं जले। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी बच्चों ये कहानी? ये बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बड़ी ही प्यारी सी सच्ची मित्रता की कहानी है। उसके लिए बहुत बार मिलने की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी हमारा आपसी व्यवहार इतना अच्छा हो जाता है कि एक मुलाकात में ही मित्रता हो जाती है और जीवन भर वो मित्रता याद रहती है। ठीक है बच्चों, तो कैसी लगी बच्चों आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।